हाँ बेटाओ, तो लास्ट हमने 2 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। वे दोनों क्लियर है आप लोगों के? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इनमें अब? नो सर। चलो तो फिर इसके आगे डिस्कस को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन 4a plus b is equals to 2c plus 2d, the statement is not correct। आप एक तो क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो, उसने क्या पूछा है? नॉट करेक्ट, है ना बेटा? तो आपको नॉट करेक्ट ढूंढना है। कई बार हम क्या करते हैं, जल्दी में करेक्ट ऑप्शंस पे आंसर कर जाते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इस रिएक्शन में देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, इस तरह के टर्म्स यूज किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर वही टर्म यूज करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं ए के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन निकालू, अब वापस से फिर ध्यान देना, ये मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप बोलते हो तो बेटा ए के टर्म्स में क्या होगा? -1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt। इज दैट क्लियर? यस सर। यस। dA अपॉन dt, ऐसी रेस्पॉन्स दे दिया करो तुरंत। अगर मैं बी के टर्म्स में लिखूं तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? -dB/dt। वेरी गुड, dB/dt। अब बताओ सी के टर्म्स में क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन? 1/2 तो बेटा C/dt। साथ में बोला करो, प्लस या माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस में आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन dt। डी के टर्म्स में क्या आएगा बेटा? +1/2 dd/dt। वेरी गुड। मैंने अब इनको हम अलग टर्म्स में लिख लेते हैं, जिस टर्म्स में दिया है। इस रेट ऑफ रिएक्शन को मैं अलग टर्म्स में कैसे बोल सकता हूं? तो आपको मैंने बताया हुआ है, टोटल जो चेंज होता है बेटा, टोटल चेंज का मतलब -dA/dt, माइनस शो कर रहा है डिक्रीज को, और dA/dt टोटल चेंज को। तो टोटल चेंज को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रिएक्टेंट के लिए माइनस हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1/4 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो बेटाओ मैं इससे बोल सकता हूं पूरे को टोटल के बराबर ही है, मतलब बी के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी दोनों बातें बराबर हैं। कोई प्रॉब्लम? सी के टर्म्स में क्या बोल सकता हूं बेटा? 2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस, है ना बेटा, ऑफ सी। और डी के रेस्पेक्ट में क्या बोल सकता हूं? 1/2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, सॉरी डी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को बेटा? अब देखो ध्यान से, यहां पर बेटा आप देखोगे स्टेटमेंट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ये यहां पर बी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी जो है बेटा, वो क्या है? वो इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये तो बात एकदम सही है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। एकदम सही है ना? तो Yes. इसने पूछा है नॉट करेक्ट, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो सही बात है। दूसरा ऑप्शन है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, यहां ध्यान दो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी ये इज हाफ ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ये तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जो सी है, अगर मैं 2 को इधर लाऊंगा तो ये इंटू 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना बेटा। मैं सिर्फ इन
सिर्फ मैं इन दो इक्वेशंस पे ध्यान दूं, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज इक्वल टू 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, ऐसे लिखूंगा ना बेटा? हाँ जी सर। तो B के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का डबल होगा ना C का अपीयरेंस। ये कह रहा है B का आधा है, ये कह रहा है B का हाफ है, जब होना चाहिए डबल, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। उसने वही पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। पर फिर भी अगले दो ऑप्शंस भी आप चेक कर लो। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी पे ध्यान दो आप लोग। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी जो है वो ये वाला इक्वेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन हार्ट के टर्म्स में। इसने कहा है इज हाफ ऑफ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, एक एक कंजप्शन का हाफ है। तो इसका मतलब मैं ए के साथ में इस इक्वेशन को बना के देखूंगा। तो आप देखो बेटा, दिस इज इक्वल टू दिस, तो 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/4 को हम क्या बोल सकते हैं? 1/2। यस सर। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। आ गया? तो ये तो स्टेटमेंट सही है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को हम रेट ऑफ कंजप्शन भी कह सकते हैं, कल बता चुका हूं मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में, है ना? यस। तो ये तो सही है। उसने पूछा था नॉट करेक्ट, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। हमें रॉन्ग आंसर को सही आपका, हाँ, जो रॉन्ग ऑप्शन होगा वो आंसर होगा हमारा। इसने कहा था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी आर इक्वल, अब ये सही है। रेट ऑफ फॉर्मेशन सी भी 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस और ये भी 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस, बराबर करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल। इसका मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। अपीयरेंस को ही हम फॉर्मेशन बोलते हैं, तो ये भी सही है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस। इस पार्ट को इरेज कर दूं मैं? चलो अब आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए इसने कुछ सिंबल्स और उनकी वैल्यू दी हुई है, और दूसरा उसने पूछा हुआ है। हम इसको इसी टर्म्स में लिखते हैं, हमने जो पढ़ा है हम तो उसको देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन मेरे टर्म्स में होती है, ए के रेस्पेक्ट में हम इसे क्या बोलेंगे? -1/2 dA/dt। एम आई राइट? यस। वेरी गुड। और बी के टर्म्स में रेट क्या होगी? -dB/dt। वेरी गुड। अब इसने हमसे कहा हुआ है कि -dA/dt हमें कितना दिया हुआ है? मैं उस वैल्यू को अगर यहां पुट कर दूं तो समझ में आ जाएगा आपको। देखो ध्यान से, उसने हमसे -dA/dt की वैल्यू पूछी है ना? यस सर। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, इन दोनों इक्वेशन से, दोनों रेट ऑफ रिएक्शन है, दोनों बराबर हैं, तो इनसे आप लिख सकते हो -dB/dt इज इक्वल टू -half ऑफ dA/dt, है ना बेटा? अब यहाँ पर आप देखोगे कि माइनस से माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना बेटा? आप करना चाहो तो, और नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिस टर्म्स में पूछा है उसी टर्म्स में आपको आंसर निकालना है, तो फिर कैंसिल करने की लोड़ ही नहीं है। बस आप यहाँ पे ये कर सकते हो। अब -dB/dt आपसे पूछा है तो इज इक्वल टू माइनस, मैं हाफ को अलग कर लूंगा बेटा, 1/2 इंटू -dA/dt की वैल्यू पुट कर दूंगा। -dA/dt कितना दिया है? KA² B। मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी। यस। कोई प्रॉब्लम? अब ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन सही है? dA/dt कितना आ रहा है? सेकेंड ऑप्शन। वेरी गुड। तो क्लियर हो गया बेटा? मैंने रेट ऑफ रिएक्शन का कंसेप्ट लगाया, dA/dt में मैंने dA/dt की वैल्यू पुट कर दी जो उसने गिवन थी क्वेश्चन में,
तो मुझे डी बाई डी टी की उसी टर्म्स में वैल्यू पता लग गई। कुछ मुश्किल तो नहीं है? No, sir. वेरी गुड। अब आप यहाँ पर देखो फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन में इसने कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इसने निकाली हुई है, एक बार कंसंट्रेशन के टर्म्स में चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, दूसरी बार नंबर ऑफ मोल्स चेंज इन मोल्स अपॉन टाइम टेकन, तीसरी बार चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन अगर कोई गैस रिएक्शन है तो। इसने कहा है कि यहाँ पर सी कंसंट्रेशन को, एन नंबर ऑफ मोल्स को, पी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी गैसियस रिएक्शन के लिए। तो बताओ कि इसमें कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ओके बेटाओ, तो हम इनको एक बार ट्राई करते हैं। ध्यान से देखो, हम लोगों को पता है कि मैं इसके टर्म्स में कहता यहाँ पर, तो क्या होता है रिएक्शन, ये होती है आपका बेटा माइनस डी ए बाई डी टी, यही होती है ना रेट ऑफ रिएक्शन बेटा। Yes. रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। अब इसको मैं लिख रहा हूं, मैं अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन लेता हूं एक के लिए, ए यहाँ पे अमाउंट है उसको कंसंट्रेशन, तो मैं माइनस डी सी बाई डी टी बोल दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बेटा कंसंट्रेशन नहीं लेता हूं तो आप लोग जानते हो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है ना बेटा। Yes. तो मैं चेंज इन कंसंट्रेशन की जगह पर चेंज इन मोल्स अपॉन वॉल्यूम ले लूंगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रखूंगा, तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा माइनस 1/v, अलग कर दो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और चेंज इन कंसंट्रेशन को चेंज इन मोल से रिप्रेजेंट करूंगा बाई dt, ऐसे लिख सकता हूं। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। फिर आपको पता है बेटा वो अच्छी तरह से कि हम लोग जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। तो इस फॉर्मूले से क्लियर हो गया कि एन इज इक्वल टू पीवी बाय आर टी होगा। ओके बेटा, Yes, sir. वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर चेंज इन मोल्स डेल्टा एन की जगह पर चेंज प्रेशर में लूंगा डेल्टा पी, और वी बाई आर टी को रखूंगा मैं कांस्टेंट। तो चेंज मोल में होगा वो किसी न किसी वजह से तो होगा, मान लो मोल में चेंज प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो अगर मैं डी एन की जगह पर ये वैल्यू पुट करूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस dp by 1 अपॉन आर टी, क्योंकि ये वी पहले से है, ये पुट करूंगा तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, है ना, dp बाई डी टी। बोलो बेटा क्लियर हो गया। Yes, sir. एक बार आप फिर देख सकते हो, मैं यहाँ पर जैसे dn की वैल्यू v अपॉन आर टी पुट करूंगा तो इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा, तो अपना क्या बचेगा, dp 1 अपॉन आर टी dp बाई डी टी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, पहला ही दिख रहा है ना। Yes, sir. वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है द फॉलोइंग रिएक्शन वाज कैरिड एट 44 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस रिएक्शन में इसने कंसंट्रेशन मेंशन की हुई है कि NO2 की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, 6.0 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, वो एम कैपिटल मोलरिटी है, मोल पर लीटर, आफ्टर 10 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट। कहां से, फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्ट से बात कर रहा है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग से लेकर के 10 मिनट आने तक इसकी कंसंट्रेशन किसकी बेटा, NO2 की। आप ध्यान देना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, जरा सा ध्यान देना है बस आपको मेरे बेटा जी। जब यहाँ पर रिएक्शन जब स्टार्ट हुई होगी, जब टाइम t0 होगा, उस टाइम पर NO2 की कंसंट्रेशन भी तो 0 होगी ना बेटा, yes, क्योंकि तो प्रोडक्ट है, बना ही नहीं अभी, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। और 10 मिनट बाद इसकी कंसंट्रेशन NO2 की 0 से बढ़कर के हो गई 6 इंटू 10⁻³ m। एनी प्रॉब्लम?
देखो इसने कहा स्टार्ट से, तो स्टार्ट से 10 मिनट लगे, मतलब टाइम t 0 से, तो जब स्टार्ट किया होगा तो स्टार्टिंग में दैट इज इनिशियली, अभी तो बना ही नहीं होगा प्रोडक्ट, तो 0 रहा होगा। अब 10 मिनट में इतना हो गया। इसने पूछा है रेट ऑफ द रिएक्शन बताओ, तो मेरे बेटाओ रेट ऑफ द रिएक्शन यहाँ पर उसने टोटल 10 मिनट में पूछी है, मतलब एवरेज पूछी है। तो एवरेज रेट क्या होती है? टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Third of. तो मेरे बेटा यहाँ पर आप देखो कि ये प्रोडक्ट है NO2, इसलिए प्लस में लेंगे हम। चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है? 0 से अगर इतना हुआ है तो चेंज कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, दिस माइनस 0, दैट इतना ही होगा ना? Yes, sir. वेरी गुड। डिवाइड बाय टाइम 10 कितना लगा? minus 10. 10 मिनट, तो कितना हो गया? 6 into 10 6 is power minus इंटू 4. -4। यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर मिनट, क्योंकि आपने टाइम मिनट में लिया है, दैट इज मोलरिटी पर मिनट। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. तो कई बार वो एग्जाम में क्वेश्चंस में यूनिट चेंज करके भी वैल्यू दे सकता है, तो इसलिए यूनिट्स आपको यहाँ नहीं दिया है ऑप्शन में, पर आप लोग ध्यान रखें इसका हमेशा यूनिट्स का। तो आंसर क्या होगा? Third option. थर्ड। एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लास्ट में उसने बोल ही दिया है एवरेज रेट बतानी है आपको। क्या बतानी है? एवरेज, Average. है ना? तो अब इसको देखो ध्यान से, पहले इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप रेट का फॉर्मूला बनाओ बेटा, रेट ऑफ द रिएक्शन का। बताओ क्या होगा? अभी रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा? Minus रेट 1 by इज 2 dA by dt. वेरी गुड, -1/2, और फिर आपको ए का लिखना है। अब ए का अगर उसने पूछा इंस्टेंटेनियस तो लिखोगे dA/dt, लेकिन उसने इंस्टेंटेनियस नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है? एवरेज। तो चेंज इन कंसंट्रेशन भी आप एवरेज में ही लोगे, नो प्रॉब्लम। तो -1/t डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, ये जो होता है वो टोटल चेंज शो करता है। तो अभी कितना हो जाएगा? -1/2 डेल्टा ए कितना हुआ बेटा? क्या होता है चेंज? चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी कंसंट्रेशन है? 0.4। इनिशियल कितनी है? 0.5। चेंज कितना आया? -0.1 मोल पर लीटर या मोलरिटी। मैं वैल्यू चेंज कर दूं यहाँ पर, कितना चेंज है? -0.1। इज दैट क्लियर? Yes, sir. डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है डेल्टा टी इस चेंज में? 10 10. मिनट्स। यहाँ पर मैं माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकता हूँ, ये देखो प्लस हो जाएगा। अब मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट, या आप इसको कह सकते हो मोलरिटी पर Molarity. मिनट। एनी प्रॉब्लम? तो आंसर क्या हुआ? Yes, Second sir. option. तो ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए? Yes, Yes. sir. इस तरह से वापस उन दोनों प्रीवियस वीडियो जो दोनों है आपका पहला और दूसरा, उन दोनों को आप लोग वापस से फिर एक बार थ्योरेटिकली समझो पहले हर टर्म का मतलब, उसके बाद में फिर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वापस देखना, मैंने जो समझाया है इनको, अप्रोच क्या होती है, कैसे समझते हैं। और अब मैं आप लोगों को लगभग 15 to 20 क्वेश्चंस की एक सीट भेजूंगा आपके ग्रुप पर, और उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करना, उनके आंसर्स मुझे सेंड करना, ठीक है ना बेटा? उनमें जो भी डाउट्स होंगे उनको हम अगले सेशन में फिर डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? No, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ा लेते हैं, एक दो बातें बेसिक सभी पढ़ लेते हैं, बाकी बातें फिर हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो देखो अब हम यहाँ पर इसे इरेज कर दूं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी वेरी गुड। तो देखो अब मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूं आपके सामने, वो है
कि आखिर रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो आप लिखें रेट ऑफ या फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की रेट को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं बेटा, वो मेजर 3 फैक्टर हैं। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आपको वैसे याद होगा, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, कई चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं कि सही मायने में एक्टिविटी ली जाती है, और एक्टिविटी जिससे हम लोग एक्टिव मास बोलते हैं, लेकिन अपनी स्टडी में हम इसकी जगह पर मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज मोल पर लीटर कंसंट्रेशन यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में और टर्म्स में। पर कभी आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना, ऑलवेज रेट ऑफ रिएक्शंस में या जहां भी हम स्टडी करते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी, वहां पर भी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, वो रियल में मोलर कंसंट्रेशन की जगह पर एक्सपेरिमेंटली क्या यूज किया जाता है, उनकी एक्टिविटी, दैट इज एक्टिव मास। पर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए या नॉर्मल कंडीशंस में हम मोलर कंसंट्रेशन को ही एज एक्टिव मास ट्रीट करते हैं। ठीक है बेटा? यस ये मैं आपको हर आपके चैप्टर में जहां भी यूज होता है, मैं हर बार आपको ये चीज रिमाइंड करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। वो इसलिए कि अगर कहीं स्पेशली आपसे पूछ लिया जाए तो आप उस क्वेश्चन का मतलब समझ के उसका आंसर सही टिक कर सके। दूसरा फैक्टर इसमें होता है वो है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर कम ज्यादा करेंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी। और थर्ड है किसी रिएक्शन के रेट के लिए वो है कैटेलिस्ट। क्या है बेटा? कैटलिस्ट। क्या? वेरी गुड। तो ये फैक्टर्स हैं, इन पर अफेक्ट करता है। मैं सबसे पहले टेम्परेचर और कैटलिस्ट वाली कंडीशन सेम रखूं, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखूं, कैटलिस्ट अगर यूज किया है तो सेम है, उतना ही रहे, वही रहे, या फिर नहीं लिया है तो नहीं लूं। मैं रेट ऑफ रिएक्शन को अब चेक करूं कंसंट्रेशंस के साथ कि अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करता हूं रिएक्टेंट की तो रेट पर क्या फर्क पड़ेगा, बाय कीपिंग अदर टू फैक्टर्स सेम, दैट इज कांस्टेंट। ओके बेटा? यस वेरी गुड। तो जो ऑब्जर्व किया गया, जो हम देखते हैं उस केस में, वो हमें क्या मिलता है, अब आपको वो और बता दें। तो उससे पहले एक बात आप और नोट कर लें, और वो ये है कि अगर कोई गैसियस रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट गैसेज हैं, तो हम उनकी कंसंट्रेशन की जगह पर प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, तो प्रेशर्स फॉर गैसियस रिएक्टेंट। तो ये ध्यान रखें, रेट ऑफ द रिएक्शन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज एक तरह से अमाउंट कह सकते हो आप। अगर गैस है तो आप उसकी जगह पर प्रेशर भी ले सकते हो, फैक्टर्स में प्रेशर भी आ जाएगा। अगर कोई सॉलिड या लिक्विड है तो वहां पर प्रेशर मैटर नहीं करेगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो इसलिए मैं दोनों को एक ही बात लेके चल रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो यहां पर जो हमने देखा उसको हमने एक फॉर्मूले में, एक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट किया, उसे हम बोलते हैं रेट लॉ। क्या बोलते हैं? रेट लॉ। तो आप हेडिंग ऐसी लिख सकते हो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, और ये लिख करके आप डायरेक्ट इसमें हेडिंग लिख दोगे रेट लॉ। अब मैं इसको यहाँ पे पहले डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो आप लोग, उसके बाद फिर हम इसका मतलब बताते हैं क्या है। पहले तो इसका नॉर्मल मीनिंग लिखें आप लोग। द representation of rate of reaction in terms of concentration of the reactants
at constant temperature is called rate law or rate expression और rate equation। इतना क्लियर हो रहा है बेटा? बोलो बेटा हो। Yes, sir. अब मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, इसके लिए मैं स्पेस को इरेज कर रहा हूं। इरेज करना पड़ेगा मुझे। इसे लिख लिया है आपने? Yes, sir. वेरी गुड। तो आप देखें, बेटा जी कुछ बातें आप यहाँ पे ध्यान से देख करके समझें कि रेट एक्सप्रेशन में होता क्या है या रेट लॉ है क्या। रेट लॉ is an expression in which rate of reaction is given in terms of molar concentrations of reactants with each term raised to some power, which may or may not be similar to the coefficients of the reactants in balanced chemical equation। मेरा कहने का मतलब क्या है, इस पूरी कहानी का मतलब समझ लो। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके सामने मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं एग्जाम्पल तौर पर, ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये केमिकल इक्वेशन है बैलेंस्ड। तो अगर मैं रेट ऑफ द रिएक्शन लिखूंगा तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A पे पावर X and concentration of B पे पावर Y। ये रिलेशन एक्चुअल में ये बताता है हमें कि किसी भी रिएक्शन की रेट एक ही कंसंट्रेशन पर किस तरह डिपेंड कर रही है। पावर X दैट इज, अगर ये X की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन एक ही कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक ही कंसंट्रेशन में डबल करूंगा तो रेट भी डबल हो जाएगी। अगर मैं 4 टाइम्स करूंगा एक ही कंसंट्रेशन तो रेट भी 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 का मतलब होता है रूट, तो इसका मतलब हो जाएगा एक ही कंसंट्रेशन में 4 टाइम्स करूंगा तो उसका रूट दैट इज 2, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल ही होगी। अगर मैं एक ही कंसंट्रेशन 16 टाइम्स कर दूंगा तो रेट 4 टाइम्स ही हो पाएगी, क्योंकि उसके रूट पर डिपेंड, हाँ रूट पर डिपेंड कर रही है। तो इससे क्लियर हो गया कि रियल में जो रेट लॉ होता है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंस कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट्स पर किस तरह करती है इस बात को बताती है।
बट ये जो डिपेंडेंस हम जो बताते हैं ये एक्सपेरिमेंटल होती है। कैसी होती है बेटा? एक्सपेरिमेंटल। हम एक्सपेरिमेंट्स कर करके चेक करते हैं कि किस तरह डिपेंड कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग पावर्स लगाते हैं एक्स या पावर्स बाई। तो यहाँ हमने जो कहा है कि मोलर कंसंट्रेशन के टर्म्स में जिसमें हर टर्म पर कोई ना कोई एक पावर लगी होगी, जैसे एक्स या वाई हमने पावर लगाई है, ये पावर एक्स और वाई जो है वो रिएक्शन में रिएक्टेंट के जो कोफिशिएंट्स हैं ए और बी, इनके सेम भी हो सकती है और इनसे डिफर भी हो सकती है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. मतलब ये लैंग्वेज ये कहना चाह रही है कि ए वो आपका मे और मे नॉट, बी इक्वल टू एक्स। ए की वैल्यू जो है वो ए की पावर एक्स के बराबर भी हो सकती है, उससे डिफर भी हो सकती है। ऐसे वीक जो कोफिशिएंट उसकी वैल्यू वाई के बराबर है उससे डिफर भी हो सकती है। क्लियर हो गया बेटा? बी जो है वो मे और मे नॉट बी इक्वल टू वाई। कोई दिक्कत? No. वेरी गुड। तो इस तरह का ये जो फॉर्मूला बना आपके सामने, ये जो एक्सप्रेशन बना, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ या रेट इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं, पर ये होता क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, इसको हम लोग रिएक्शन देख के नहीं बना सकते, ये ध्यान रखोगे आप लोग। ओके बेटा जी? Yes, sir. वेरी गुड। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इक्वल में रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इसको इक्वल लिखूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, जब भी इक्वल करते थे कांस्टेंट आता है बेटा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे बोल देते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं? Rate क्या बोल देते हैं? वेरी गुड। तो इट इज ऑल्सो रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आप और समझ लो, वो ये है बेटा जी कि अगर if molar concentration of A is equal to molar concentration of B is equal to 1 mole per liter, अगर ए जितने भी रिएक्टेंट्स हो, ए भी नहीं और भी होते तो भी सबकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होती, तो एक पर आप पावर कुछ भी लगा दो, एक ही होता है ना बेटा? Yes, sir. तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होती। Yes, sir. इसका मतलब रेट कांस्टेंट कहीं ना कहीं स्पेशल कंडीशंस में रेट ऑफ रिएक्शन ही है। Yes, sir. इसीलिए मैं इसको एक नाम और दूंगा, सो रेट कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्या बोलते हैं हम इसको? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, दैट इज स्पेशल कंडीशंस में रेट ऑफ द रिएक्शन। आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, एंड इट मे बी डिफाइंड as rate of reaction having molar concentration of each reactant वन m। ओके बेटा? ऐसी रिएक्शन जिसमें हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 m है, तो उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को ही हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या रेट कांस्टेंट कह सकते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो यहां तक की बातें आप लोग पढ़कर रखें। हम नेक्स्ट लेक्चर में रेट कांस्टेंट की यूनिट और इससे आगे इस चैप्टर की स्टडी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें बहुत सारे टर्म्स यूज होंगे, order of the reaction, molecularity of the reaction, and many more is about to come in this chapter.
तो आप लोग आज अभी इस लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में से कंटिन्यू करेंगे। अब तक जो भी मैंने आपको पढ़ा दिया इन 3 लेक्चर्स में, इन्हें ढंग से रिवाइज करो, बार बार पढ़ो और इन टर्म्स को दिमाग में सेट करो। ओके बेटा जी, Yes, sir. बाय बाय, टेक केयर।